हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपका चैप्टर 4 है केमिस्ट्री में और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंच सके। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में कि आखिर आपको कार्बन के बारे में क्यों पढ़ना पड़ा। इसकी ऐसी कौन सी खासियत थी जिसके लिए आपको ये अलग से एक चैप्टर कार्बन का आ गया, जबकि पीरियोडिक टेबल में तो आपको 118 एलिमेंट मिलेंगे। तो ये कार्बन ही ऐसा स्पेशल एलिमेंट है क्या जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि कार्बन के लिए आप तो यहाँ सिर्फ एक चैप्टर पढ़ें, लेकिन जब आप आगे क्लास में जाएंगे, हायर एजुकेशन करेंगे 9th के बाद, तो आपको क्या मिलेगा कि इसकी एक अलग से बुक होती है कार्बन की, जिसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कॉमन सी बात मैं बता देती हूँ कि आप अगर कार्बन के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने कार्बन को सभी ने देखा होगा कि उसका सिंबल तो सी होता है। ये चीज़ तो आप जो है बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, ठीक। और आपको इतना तो पता ही होगा कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और जो एटॉमिक वेट होता है वो 12 होता है। मेन आपका कार्बन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इसका जो कार्बन में आपके एटॉमिक नंबर 6 होते हैं और एटॉमिक वेट 12 होते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर वेट को डिनोट करते हैं, नीचे नंबर को डिनोट करते हैं। और ये जो आपका कार्बन है ये आपका जो है एक मेटालॉइड होता है, जिसे आप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। यानी ये ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें करंट जो होती है वो ईजिली तो फ्लो नहीं कर सकती, बट एक लिमिट के बाद करंट बहुत ही अच्छे से इसमें फ़्लो होती है। और कार्बन के लिए जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि पूरा एक चैप्टर दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि कार्बन को आपको एक पूरी बुक के साथ पढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक है। आपको पूरा कार्बन जो है इसकी बहुत बड़ी फैमिली होती है। यहाँ पर आपको 10th में सिर्फ इसका बेसिक इंट्रो दिया गया है और वही आपको समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो बच्चे 2021 के एग्ज़ाम में बैठेंगे बोर्ड में, उनमें कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर से कट होकर के आएंगे, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है टॉपिक का वो कट हो गया। तो मैं आपको वो भी बता दूंगी कि कौन सा पार्ट कट हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो आपका कार्बन होता है आपके अर्थ में, यानी कि आपकी जो ये पृथ्वी है, इस अर्थ में कार्बन जो होता है आपका वो क्या होता है, दो तरीके से पाया जाता है। एक तो ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका 78% नाइट्रोजन होता है, ठीक है। 78% आपका नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा 21% आपको पता है कि ऑक्सीजन होता है और आपका 0.03% आपका कार्बन होता है। लेकिन ये कार्बन आपका कार्बन के फॉर्म में नहीं होता, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। ये प्योरली आप कार्बन के फॉर्म में नहीं पाएंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कार्बन जो आपके अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है वो 0.02% होता है। और ये आपका कार्बन जो है प्योरली नहीं होता, बल्कि इसमें कार्बन जो है मिनरल्स के फॉर्म में होता है। जैसे कुछ इसके कार्बोनेट्स एज लाइक आप जानते होंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सोडियम कार्बोनेट्स आपने पढ़ा है। अभी आप मेटल्स वाले चैप्टर अगर आपने पढ़े होंगे तो आपने कार्बोनेट्स तो देखे ही होंगे उसमें। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, तो ये कोल और पेट्रोलियम वगैरह जो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कार्बन से मिलके बनती हैं। लेकिन ये कार्बन जो है आपका अकेले एनवायरनमेंट में कितना पाया जाता है, तो इसके लिए आपको जो है आंसर कहीं से नहीं मिलने वाला कि अकेले कितना पाया जाता है। हाँ, इसके कुछ एलोट्रॉप्स होते हैं, यानी इसके कुछ ऐसे रूप होते हैं जो आपको फ्रीली मिलते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि जो आपका कार्बन होता है इसके स्टडी को आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक बात बता दूं कि द स्टडी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसे आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए कि इसकी स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं।
तो आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि इसे ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं। तो बच्चों ये देखिए, पहले ऑर्गेनिक क्यों कहते हैं। ऑर्गेनिक इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑर्गन, ये आपका क्या होता है, ऑर्गन्स को डिनोट करता है। और ऑर्गन्स मीन्स एक बॉडी का पार्ट। तो जो ऑर्गन होते हैं आपकी बॉडी में, वो क्या होते हैं, आपकी बॉडी या ह्यूमंस, एनिमल्स की बॉडी या फिर प्लांट्स की बॉडी, ये सारी चीज़ें ऑर्गन ही होती हैं। उनकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी के पार्ट्स को तो आप ऑर्गन ही कहते हैं। और जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें कार्बन पाया जाता है, जिसके कारण इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी आपकी लिविंग थिंग्स जो होती हैं, उनमें केमिस्ट्री कार्बन पाया जाता है, इसलिए उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं, उसे भी आप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में ही स्टडी करते हैं, बिकॉज उसके अंदर भी कार्बन पाया जाता है। और फिर आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बन है। तो किसी भी चीज़ में कार्बन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसकी एग्जिस्टेंस हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम उस चीज़ को बर्न करेंगे। और किसी भी चीज़ को जब आप बर्न करते हैं, तो आपको पता है कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न होती है। और जब उसे बर्न करेंगे, तो वो बर्न करने पर क्या होता है, गैस रिलीज करता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर आप देखते होंगे कि जब भी किसी चीज़ को आप जलाते हैं, तो आपको राख मिलती है उसकी ना। तो वो जो राख होती है, क्या उसको आपने कभी वाइट कलर की देखी होगी? ऑलवेज तो वो ब्लैक ही होती है ना। जो आपकी राख होती है किसी भी चीज़ को जलाने पर, वो आपकी ब्लैक होती है। और दैट्स ब्लैक कलर इंडिकेट्स दिस इज कार्बन। ये कार्बन है, ये बता रहा है आपका ब्लैक कलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को अगर हम बर्न करें और अगर वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाए बर्न होने के बाद, तो दैट मीन्स कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है। और अगर उसको बर्न करने के समय CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका कार्बन होता है, वो इन्वायरमेंट में आपके बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी कह सकते हैं रोल प्ले करता है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपके हर एक चीज़ में कार्बन है, तो इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है। आप सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो उसमें भी कार्बन होता है, क्योंकि अगर आप उसे भी अगर बर्न करेंगे, तो वो ब्लैक टर्न इनटू ब्लैक कलर। ओके। इसके अलावा अगर आप ब्रश करने के बाद नाश्ता करते हैं, तो ब्रेकफास्ट में भी आपके जो होते हैं वो कार्बन होते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने बुक्स वगैरह जो भी आपने स्टडी की, उसमें कार्बन होते हैं। आप स्कूल जाते हैं, आपकी जो बसेस या स्कूल की आपकी साइकिल वगैरह जो भी होगी, उसमें भी कार्बन होता है। आपके ब्लैक बोर्ड, आपके स्केच में, आपके पेन में भी कार्बन होता है। और आपके किसी भी गेम में कोई भी चीज़ बनती है, प्लास्टिक की ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें कार्बन होता है। इसके अलावा आप जो है बेड पर बैठे कुछ भी खाएं, कुछ भी करें, ठीक है, हर एक चीज़ में कार्बन इंक्लूड होता है। तो सुबह से लेकर शाम तक और रात में आपकी हर एक चीज़ों में कार्बन होता है। दैट मीन्स कार्बन आपका कभी पीछा नहीं छोड़ने वाली। इसीलिए जो है आपको इतनी मोटी बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़नी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पर 10th क्लास में आपको बस उसका इंट्रो समझना है। और मैं आपको बेसिक से लेके चल रही हूँ, इसीलिए जो है आप बोरिंग फील मत कीजिएगा, क्योंकि बेसिक समझाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आप जब तक इसका बेसिक नहीं समझेंगे कार्बन का, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब मैं बात करती हूँ कार्बन की। तो सबसे पहले ऐसा माना जा रहा था कि जो कार्बन है उसे कभी भी लैब में नहीं बना सकते, क्योंकि कार्बन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहले ये माना जाता था कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन है। तो सबसे पहले जो कार्बन है उसकी खोज जो है वो बर्जीलियस ने की थी। ठीक है, कार्बन की जो खोज थी वो सबसे पहले बर्जीलियस ने की थी। लेकिन बर्जीलियस ने ऐसा कहा था कि कार्बन जो है वो कभी भी बनाया नहीं जा सकता। उन्होंने सबसे पहले मीथेन की डिस्कवरी की थी, दैट इज़ CH4। और उन्होंने कहा था ये जो मीथेन आपकी होती है, इसे आप मार्श गैस भी कहते हैं। यानी ये आपकी दलदली जो आपकी नम एरिया होती है, मॉइस्चर वाला एरिया होता है, वहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कीचड़ वगैरह में या फिर कहीं पर जो मस्टर्ड वगैरह होते हैं, मतलब कीचड़ में और
इसके अलावा जैसे सॉरी मड वगैरह जो होते हैं और इसके अलावा जो पत्तियाँ वगैरह सड़ जाती हैं तो वहाँ पर भी कार्बन होता है और वो मीथेन गैस की वजह से स्मेल करती है। तो ऐसा कहा था बर्जीलियस ने कि कार्बन को जो है बनाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ सालों के बाद कार्बन जो है बर्जीलियस का ही एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था वोल्हर। वोल्हर नाम था, ठीक है। वोल्हर ने क्या किया था, सबसे पहले लैब में अमोनिया को बनाया था, ठीक है। ये जो आपकी यूरिया, ठीक है, यूरिया। सबसे पहले उसने लैब में यूरिया को बनाया था और अमोनिया को यूज़ करके। तो उसने क्या किया, NH2CO NH2 दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि CO इंटू NH2 का होल ट्वाइस, ऐसे दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों सही है ये। तो ये यूरिया सबसे पहले लैब में बनाया गया था। दिस इज फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड मेड इन द लैब, जो कि सबसे पहले लैब में बना था। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको कार्बन के बारे में बताई हैं, ठीक है। तो चलिए अब जैसा कि मैं आपको हमेशा क्या करती हूँ, नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो यहाँ पर भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी इस चैप्टर का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट कार्बन। कार्बन का सिंबल जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये आपका जो है इसे आप कहते हैं एटॉमिक नंबर एंड दिस इज एटॉमिक वेट एंड दिस इज द सिंबल ऑफ द कार्बन। बात करें कार्बन की प्रेजेंस की, तो अर्थ के क्रस्ट में जो कार्बन होता है वो 0.02% होता है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स मीन्स CO3। जैसे आप देखे होंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप कह सकते हैं ना H2CO3, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, ये लिखा है मैंने फॉर्मूला यहाँ पे। और इसके अलावा जैसे कोल मीन्स कोयला जैसे होता है, कोल जो होता है, और पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ये मिनरल्स के फॉर्म में होता है और 0.02% आपके इन्वायरमेंट में पाया जाता है। और यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर में आपके कार्बन कितने होते हैं, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, जो कि 0.03% होता है। अब हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल होता है, ये मेटल नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये मेटल नहीं है तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगी, तो इसमें करंट जो होती है वो क्या होती है, कुछ टाइम के बाद फ्लो की जाती है, इसीलिए इसे मेटेलॉइड्स भी कहते हैं और सेमीकंडक्टर दोनों नाम जाना जाता है। तो कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। कार्बन जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया जिसका मतलब कोल होता है। इसके अलावा जो आपको मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो भी आप इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहाँ पर सबसे पहले जे बर्जीलियस ने जो है यहाँ पर बनाया था, मेथेन को बताया था कि ये सबसे पहला कार्बनिक कंपाउंड है जो कि इन्होंने डिस्कवर किया था, लेकिन ये कहा था कि लैब में नहीं बन सकता कार्बन। लेकिन वोल्हर ने सबसे पहले कार्बनिक कंपाउंड बनाया था और वो सबसे पहला कार्बनिक कंपाउंड है यूरिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला कार्बनिक कंपाउंड कौन सा है, तो यूरिया होगा। अब इसके अलावा डू यू नो ऑल द लिविंग थिंग्स plants and animals are made up of carbon based compound which are called organic compounds। ओके, सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको। तो as carbon and its compounds burn air to keep carbon dioxide gas it turns into black color, this shows the presence of carbon। यानी किसी भी कार्बन के कंपाउंड को अगर आप गैस की मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करता है एंड उसमें से जो आपकी राख बचती है वो ब्लैक कलर की होती है। दैट इज द इंडिकेशन, ये इंडिकेशन है किस चीज़ का, कि ये कार्बन है, ठीक है। यानी उस सब्सटेंस के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कार्बन के बारे में, समझते हैं। लेकिन उसके पहले जैसा कि आपका एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी के एक टॉपिक है यहाँ पे, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपकी इतनी इंट्रो में इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी का एक टॉपिक है कि बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड। आपका जो कार्बन है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन आप पहले ये तो समझ लीजिए कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड को समझने से पहले आप पहले ये तो समझ लीजिए कि बॉन्ड क्या होता है। तो इसीलिए मैं पहले आपको बॉन्डिंग समझाऊंगी, तब हम इस टॉपिक पर आएंगे कि कार्बन जो है वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना तो रहा है, लेकिन कैसा बना रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल बॉन्ड की।
तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए बॉन्ड क्या होता है। देखिए, बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं तो दैट इज़ बॉन्डिंग। अगर आप एक सूखे आटे को पानी डाल देते हैं तो वो आपकी क्या होने लगती है, एकदम वो चीज़ें आपस में बॉन्ड बना लेती है ना। आपका जो आटा है, जो आपका क्या होता है, अच्छे से उसी में क्या हो जाता है कि बॉन्डिंग बना लेता है वो वाटर के साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी दो एलिमेंट को जोड़ने के लिए, जैसे अगर मान लीजिए एक एलिमेंट आपका कार्बन है और दूसरा आपका हाइड्रोजन है, दो एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए अगर आपको जो बीच में यूज़ करते हैं, आप किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए किसी मतलब सब्सटेंस की ज़रूरत होती है ना, जैसे कि ग्लू की ज़रूरत होती है, तो बॉन्ड आपका यहाँ पर ग्लू का काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, दो एलिमेंट्स को जोड़ता है। लेकिन केमिस्ट्री में क्योंकि आपको पढ़ना है, इस वजह से आप इसे केमिकल बॉन्ड कहेंगे, ग्लू नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो मेनली केमिकल बॉन्ड उसे कहते हैं, अ केमिकल बॉन्ड इज अ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स दैट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। देखिए, केमिकल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि आपका आपने केमिस्ट्री में 9th क्लास में पढ़ा होगा ना कि एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और एलिमेंट भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपस में क्या करना है कि जोड़ना है। देखिए, कोई भी चीज़ तभी जुड़ेगी जब उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा, है ना, कुछ होना चाहिए उनको जोड़ने के लिए, वरना अगर वो दूर भागेगा तो जुड़ेगा ही नहीं। तो जोड़ने के लिए कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे क्या अट्रैक्शन का वर्ड यूज़ किया गया है कि केमिकल बॉन्डिंग इज अ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। हो सकता है कि वो दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है कि दो आयंस के बीच में अट्रैक्शन हो, या मे बी पॉसिबल है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो। ओके, तो लेकिन फ्रेंड्स केमिकल बॉन्ड जो है वो अभी यहाँ पर लिमिट नहीं करता, अभी ये इसके कई टाइप्स होते हैं। मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका आयनिक बॉन्ड, जिसे आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। एक होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे आप कोवैलेंट बॉन्ड या शेयरिंग बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वैसे तो आपका कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन हमें जो है पहले आयनिक बॉन्ड भी समझना है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले आयनिक बॉन्ड को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आयनिक बॉन्ड को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले आयंस के बारे में समझा देती हूँ कि आयंस क्या होते हैं। देखिए, आयंस क्या होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि एक आपका सोडियम है, ठीक, इसका एटॉमिक नंबर होगा कुछ, सबका होता है। ठीक है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे बोरबरी रूल से तो ये 28 कॉमा जो है इससे 1 से ब्रेक होगा। आउटर मोस्ट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसे आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर कम से कम मैं आपको ये सजेशन देती हूँ कि 1 से लेकर 35 तक सीक्वेंस में तो आपको पूरे याद ही होने चाहिए, सबके एटॉमिक नंबर। ठीक है, आप सीक्वेंस से याद करते जाइए तो आपको ऑलरेडी नंबरिंग आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ऐसे करके आपको पूरा 35 तक याद कर लीजिए, बस उतना ही लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। और अगर आपने 40 तक याद कर लिया तब तो आपके लिए 12 तक के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो सोडियम जो होता है उसका जनरली एक आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और आपको याद होगा, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो देखिए किसी भी एलिमेंट के बाहर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। जनरली 8 इलेक्ट्रॉन्स इतने ही होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जब किसी के बाहर अगर 1 2 या 3 एलिमेंट्स होते हैं तो उसे हम मेटल बोलते हैं। और जब किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसे हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। किसी के बाहर अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में तो वो कंप्लीट होता है, उसे आप इनर्ट गैस बोलते हैं, या फिर आप इसे नोबल गैस भी बोलते हैं, या फिर आप इसे बोलते हैं मतलब कई सारे नामों से जाना जाता है। इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ये सारी वही गैसेस है जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है, जिसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इस रूल से करेंगे ना तो आपको यही मिलेगा कि सबका जो एटॉमिक नंबर होता है वो लास्ट में उसकी वैलेंसी जो होती है वो 8 होती है। और 8 होने
के कारण ये किसी को ना तो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही लेता है। अब बात आई इस 4 वाले की, तो ये जो 4 है ना, इसके बारे में मैं अभी कुछ देर के बाद डिस्कस करूँगी। मैं पहले इन दोनों को समझा देती हूँ। देखिए, जब कभी किसी के बाहर अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दे देगा और वो पॉजिटिव चार्ज बनाने की कोशिश करता है। जैसे ये आपका सोडियम है, ठीक। अब आपका सोडियम क्या है, ये सोचता है कि अगर मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही, अगर हमसे कोई ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो हम आराम से अपना स्टेबिलिटी बना लेंगे और हमें फिर किसी की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे ही आपका मान लीजिए मैग्नीशियम है, ओके, इसका 12 होता है, इसको आप ब्रेक करेंगे तो 282। ऐसे ये भी सोचता है कि हम इस 2 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दें तो हम क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। ऐसे आपका एल्यूमिनियम होता है, उसमें 13 होता है, उसका 283 होता है। ये भी यही सोचता है कि हम अपना 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दें तो हम स्टेबल हो जाएं। लेकिन किसी के न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब आपके जो सेल होते हैं, जो आपकी मतलब एटम होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं, आपने 9th क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो ठीक है, पॉसिबल है, वो इजी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के आउटर मोस्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो उसको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। अच्छा, एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी? देखिए, इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि जब इसको हीट एनर्जी देते हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हटते हैं, और जब दूर दूर हो जाते हैं तो ये जो आपका सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जिसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो भी दूर हो जाएगा। तो उसको बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता है, और उसको निकाल के वो दूसरा जो आपका जो भी वहाँ पे एटम होगा वो उसके साथ क्या करा लेगा, कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है, और वो उसको डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो उसको 2 और 3 और 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ी मतलब कि सफिशिएंट कह सकते हैं, वो आसान होता है देना। किसी भी एटम से 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को देना जो है वो ठीक है, ये जो है ईजी काम होता है। लेकिन अगर किसी के पास अभी मैं 4 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 5, 6 और 7 की बात कर रही हूँ। तो ये जो 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किसी के पास से अगर निकालना होगा तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल वर्क हो जाएगा, जिसके कारण ये जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अगर ये 5 है तो इसको अगर 3 इलेक्ट्रॉन और कहीं से मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ऐसे ही अगर 6 है, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और ऐसे ही ये 7 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि ये सभी को आप ऐड करेंगे तो 5 और 3 भी 8 होता है, 6 और 2 8 होता है, 7 और 1 भी 8 होता है। तो ये सारे अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैं क्यों समझा रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो नोबेल गैस होता है, इनर्ट गैस, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और हर कोई चाहता है कि हम अपने जो हमारा पड़ोसी इनर्ट गैस है, हमारा नेबर इनर्ट गैस है, हम उसके जैसे बन जाएं। तो जिसके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, डोनेट कर देता है। लेकिन जिसके पास 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेप्ट करता है, वो डोनेट नहीं कर पाता, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना किसी के सेल में से ये इम्पॉसिबल वर्क होता है। तो इसीलिए इसे आप नॉन मेटल कहते हैं, और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और जो देगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए, तो अगर किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है तो उसके ऊपर +1 चार्ज होगा। अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो उसके ऊपर +2 चार्ज होगा। अगर 3 दिया है तो +3, और 4 दिया है तो +4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4 की मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ 3 तक ही जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होता है। 1 और 2 तो ईजी है, बट 3 निकालना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो 4 तक तो जा ही नहीं सकते हम। तो सिर्फ 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5, 6, 7 की। तो जो 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर किसी के बाहर, ये उसकी वैलेंसी को शो करते हैं। तो लेकिन इसकी वैलेंसी क्या होती है, जिसके पास 5, 6 और 7 होती है वो चेंज होती रहती है। उसकी वैलेंसी 5, 6 और 7 भी हो सकती है, या फिर 3, 2 और 1 भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि इसको ऑक्टेट बनाने के लिए 3 चाहिए, इसे 2 चाहिए और इसे 1 चाहिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो आपका आयनिक बॉन्ड है वो यही है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपने आयनिक बॉन्ड को समझ लिया। तो ये क्या है फ्रेंड्स, यही आपका आयनिक बॉन्ड में होता है। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार आयनिक बॉन्ड के बारे में।
तो सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में। अब ये ट्रांसफ़र का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसको देना है, जिसके पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा, और जिसके पास 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट में वो एक्सेप्ट करेगा। अब होता क्या है कि जो इतने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो उसके ऊपर इतना माइनस माइनस चार्ज हो जाएगा, और जो इतने इलेक्ट्रॉन्स को देगा उसके ऊपर इतने ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो आपके मेटल होते हैं वो डोनेट करते हैं एंड उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपका जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्ट करता है, इसकी वजह से उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी के पास जो है मान लीजिए कोई सामान खरीदने जा रहा है, ठीक है, उसके पास जो है 8 रुपये हैं, उसको 2 रुपये कम पड़ रहे हैं, और उसके फ्रेंड के पास 12 रुपये हैं और उसको 10 रुपये के सामान खरीदने हैं, तो 2 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा है ना, तो वो अपने फ्रेंड को दे देगा, तो उसका भी 10 कंप्लीट हो जाएगा और उसका भी जो है 10 का वो सामान खरीद लेगा, तो दोनों के पास इक्वल इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन आपके एक फ्रेंड ने क्या किया है, जिसके पास 12 था और एक के पास 8 था, 12 वाले ने इसको 2 जो है रुपए दे दिए, तो जो देगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना उतना, क्योंकि उसने उतना डोनेट किया है, ठीक है, वो पावरफुल था तभी तो उसने डोनेट किया है। और यहाँ पर क्या है, जो लेगा उसके ऊपर उतना माइनस चार्ज हो जाएगा, बिकॉज उसने इतना डेब्ट किया है ना, उसके ऊपर इतना कर्ज हो गया, ठीक, क्योंकि वो 2 रुपये उसको बाद में देना भी पड़ेगा वापस। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसके ऊपर इतने नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर इतने पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। तो बस यही आपका आयनिक बॉन्ड होता है। तो देखिए तो आयनिक बॉन्ड वही होता है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में। तो अब सबसे पहला मैं एग्जांपल्स से सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ, जो कि आप मेटल वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे। NaCl आपको मिला होगा, सोडियम क्लोराइड जिसे आप सॉल्ट बोलते हैं। तो अगर आप किसी का मतलब आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको वो दोनों एलिमेंट जिनसे बना है ये बॉन्ड, उनका आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। और क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि उससे आप उसकी वैलेंसी निकाल देंगे, और अगर आपको इनकी वैलेंसी पता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आपको फिर तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, फिर तो आपको जो है डायरेक्ट आप इसका आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जैसे आपका सोडियम होता है उसका 11 होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर, ब्रेक करेंगे तो 281 आएगा। क्लोरीन का 17 होता है, मैंने बोला है आपको 35 तक लर्न कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, तो आप 35 तक लर्न कर लेंगे तो आपको जो है इजी हो जाएगा। तो 287 इसको आप ब्रेक करेंगे, 8 और 2 10 और 17 हो गया। तो जिसके पास बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। और अभी अभी मैंने बताया कि जिसके पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट करता है, जिसके पास 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्सेप्ट करता है। और 5 6 7 इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेप्ट करेगा? ये 3 लेगा, ये 2 लेगा और ये 1 लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि ये सभी मिलके अपने अपने ऑक्टेट बनाएंगे। और ये 1 2 3 क्यों देगा? क्योंकि ये इतना उसके पास एक्स्ट्रा है, अगर ये दे देगा तो स्टेबल हो जाएगा, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में मिल जाएंगे। तो अब होता क्या है यहाँ पे कि ये जो आपका सोडियम और क्लोरीन है, देखिए सिर्फ केवल यहाँ पर मैं इसकी बात कर रही हूँ, अगर आपको अच्छे से याद है, सबकी वैलेंसी बहुत अच्छे से पता है कि सोडियम की 1 होती है और क्लोरीन की 7 होती है, तो अब तो आपको ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए अब इसका आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा। देखिए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए ये जो आपका 1 और 7 है वो आपके आयंस को डिनोट कर रहे हैं ना। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पर एक डॉट लगा दीजिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लोरीन के पास 7 है, तो आप इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखा दीजिए ताकि दोनों मिक्स ना हो जाएं, क्योंकि दोनों ही अलग चीज़ें हैं ना। तो आप इसको क्रॉस करके दिखा दीजिए और 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सोडियम को क्या चाहिए कि इसके पास 8 होता है, ये चाहता है कि कोई हमसे 1 ले ले तो हम
हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करेगा, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा और क्लोरीन चाहता है कि उसको कोई एक इलेक्ट्रॉन बस दे दे तो उसका काम बन जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, अगर इसको एक और मिल जाए। तो ये इसको क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन अब जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन ने क्योंकि एक एक्सेप्ट किया है ना, उसने ये डॉट वाला एक ले लिया ना, तो उसके ऊपर बाकी तो क्रॉस रहेंगे क्योंकि वो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन उसने एक लिया है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा। बट आपका फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा वो NaCl बनेगा, क्योंकि जो आपके एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आपको आयन आपके एग्ज़ाम में आएगा आयनिक बॉन्ड लिखने के लिए, तो आपको ये स्ट्रक्चर बना के बताना पड़ेगा कि ऐसे आते हैं क्वेश्चन कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द दिस कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। तो इस तरह से आप आयनिक बॉन्ड को समझ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं सारे एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करके अभी बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कि एक एग्जाम्पल्स को समझते हैं ना। तो अभी NaCl का तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पहले आपको ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इन सभी को पहले मैं आपको बनाकर सिखाती हूँ ना कि कैसे आपका एक आयनिक बॉन्ड बनता है। तो सबसे अब लेते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा KCl ना, जिसे आप जनरली जो है पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड को समझते हैं। देखिए KCl पोटेशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जो कि 9th क्लास का एक टॉपिक है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखा ही देती हूँ पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। ये पोटेशियम है, इसको ब्रेक करेंगे आप, 2 8 10 हो गया, और एक 8 फिर एक ये 1। ठीक है, 2 8 8 1 ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। और जो बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहर वाले, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और क्लोरीन का तो अभी मैंने जस्ट बनाया ही है। ठीक है, आपने देखा 2 8 7 होता है, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो एकदम सोडियम के जैसे ही बनेगा इसका भी। तो चलिए यहाँ पे मैं पोटेशियम का जो है इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको एक चाहिए और इसको एक डोनेट करना है, तो ये इसको डोनेट कर देगा। तो जो डोनेट करेगा उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज, और जो लेगा उसके ऊपर उतना ही निगेटिव चार्ज। और ये वाला डॉट इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया है ना, तो इसको आप ऐसे करके वहाँ पर शो कर दीजिए। तो ये हो गया आपके पूरे कंप्लीट क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन, और इसको आप फिर लास्ट में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बस ये 3 स्टेप्स में आपको कंप्लीट करना है एग्ज़ाम में, ज़्यादा कुछ आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा और अच्छा दिखाना है तो आप ये दिखा सकते हैं कि अपने एग्जामिनर को कि आपको ऐसे निकालना भी आता है, कि इस तरह से बोरबरी रूल का यूज़ करके ब्रेक करके आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप उसकी फिर वैलेंसी पता करते हैं, फिर ये वैलेंसी हो जाएगी और उसके बाद यही उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और देन उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है, ये Cl2 होता है। ये फॉर्मूला कैसे बनता है एक बार मैं आपको सिखा देती हूँ। चलिए फॉर्मूला बनाना, देखिए बहुत आसान होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका ब्रेक करेंगे तो 2 8 2 होता है, क्योंकि इसका 12 होता है। क्लोरीन का 17 2 8 7 होता है। देखिए मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पर 2 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, जो देगा जिसके ऊपर 1 2 3 होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन के ऊपर एक माइनस। तो क्या करना है, बहुत ही आसान होता है फॉर्मूला बनाना। इसका ये जो 2 है यहाँ नीचे लिख दीजिए, इसका 1 यहाँ लिख दीजिए, इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीशियम का 1 में मल्टीप्लाई होगा और क्लोरीन का 2 से। तो यहाँ पर Mg 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहता है, मतलब वो जो है वो वैसे ही रहता है, और क्लोरीन में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो MgCl2 फार्मूला वो ऐसे बनता है। ये आपका टॉपिक 9th क्लास का है, लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ कि फार्मूला बना कहाँ से। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर मींस इसका आयनिक बॉन्ड देखिए कैसे बनता है। तो ये है मैग्नीशियम, इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इधर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक की कमी है। ठीक है, ये हो गया क्लोरीन, और एक क्लोरीन इधर भी बना देते हैं, तो यहाँ भी इसके पास एक की कमी है ऐसे करके। ठीक है, ये 3 4 एक ये 7। तो इस क्लोरीन को भी एक चाहिए और इस क्लोरीन को भी एक चाहिए।
अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ना, तो 2 चार्ज, और क्लोरीन ने 2 एक्सेप्ट किए, तो इसके ऊपर -2 चार्ज। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसने -2 लिए ना, तो यहाँ पर आप ऐसे करके दो क्लोरीन बनाने की खैर ज़रूरत नहीं है, एक ही बनाइए, और उसमें क्या करिए, आप इस तरह से क्रॉस करके दिखा दीजिए, क्योंकि ये 2 का मतलब ही हो गया कि 2 बार इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्लोरीन के पास। तो ये है इसका आयनिक बॉन्ड ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब एक आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, भी ऐसे ही होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, देखिए, मैग्नीशियम के ऊपर 2 एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, मतलब जो कि उसके डोनेट करने हैं। ऑक्सीजन के ऊपर जो होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, कैसे 6 होते हैं मैं बना के बताती हूँ, क्योंकि मैग्नीशियम का तो आपको बना ही चुकी हूँ। ऑक्सीजन का 8 होता है ना, तो 2 6 होता है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6, इसे 2 चाहिए, तो मैग्नीशियम इसको ना दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो जैसे ही इसको डोनेट करेगा तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा और इसके ऊपर -2 होगा, क्योंकि इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से लिए हैं। तो ये हो गया 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो हो गया ये MgO। ऐसे ही आपका बनता है CaO। CaO कैसे बनेगा, कैल्शियम के ऊपर, अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। तो ये मतलब कैल्शियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए उसका, और इसका 2 ऑक्सीजन का, ऐसे करके मतलब 6। तो इसको 2 चाहिए, तो 2 इसको ऐसे करके डोनेट कर देगा। तो जैसे ही डोनेट करेगा तो इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर -2। तो ये इसके ऊपर -2 है, वो यहाँ से आया ना, क्योंकि इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए। तो ये हो गया 4 5 6 7 8। तो ये हो गया CaO। ऐसे ही Na2O। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बना है आपको पता है, मैंने बता दिया है किस तरह से फॉर्मूला बनाना होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, सोडियम का आपको पता है कि 1 चार्ज होता है, मतलब उसके पर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन सोडियम यहाँ पे 2 है ना, 2 सोडियम है, कि ये है कि ये है, और बीच में ऑक्सीजन बना दीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 1 सोडियम इससे और इससे, ये दोनों सोडियम ऑक्सीजन को दे देते हैं, जिसके कारण इस सोडियम के ऊपर ऐसे +2 चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही +2 होगा तो इसके ऊपर एक -2 होगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं ना सोडियम से। ठीक है, अब इसे आप ऐसे लिखेंगे Na2O, यहाँ पर ऐसे 2 लगा दीजिएगा। ठीक है, और एक काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगल -1 लिख के या ओनली माइनस लिख के इसके आगे 2 लगा देंगे। सॉरी, इसमें नहीं, यहाँ पे, इसमें। इस तरह से भी फॉर्मूला इसका बन सकता है। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है, मैं फिर से बना के बता देती हूँ। देखिए, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड होता है फॉर्मूला, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 होगा, क्योंकि इसने 2 दिया है ना, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, ऐसे दिखाने के लिए हो जाएगा। ये अब तो समझ में आ गया मैं क्या कह रही हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये माइनस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, तो इसे आप जब -2 लिखा है, इसे आप 2 बार जब करेंगे ना, क्योंकि 2 बार लिखने से अच्छा है कि एक ही बार लिखिए और उसके ऊपर ट्वाइस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका नेक्स्ट फार्मूला MgCl2। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जिनमें से ये एग्जांपल्स है आयनिक बॉन्ड के, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए यहाँ पे आगे की भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, जैसे कि आपको अगर कुछ और भी लिखना है तो क्या लिखेंगे कि द एटम्स हैव यूजुअली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल विच दे कैन डोनेट टू फॉर्म स्टेबल पॉजिटिव आयन्स। अभी जो हमने समझाया बस वही बात यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है, तो जो एटम्स 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास कंटेन करते हैं, वो ये डोनेट कर देते हैं तीनों इलेक्ट्रॉन्स को, जिनके पास 1 है 1, 2 है 2, 3 है तो 3 को, और उतने ही पॉजिटिव आयन्स बना लेते हैं। जबकि however non-metals atoms have usually 5 6 7 electrons in their outermost shell, so they need electrons to form stable negative ions। तो ये ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब डोनेट एक्सेप्ट करते हैं, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं आपके इतने ही इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि
आपके जो ये होते हैं वो डोनेट करते हैं आयंस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं। तो इस तरह से आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपका जो है ये हम इस चैप्टर को बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो आयनिक बॉन्ड और इसका जो बेसिक आपका इंट्रो है इसे आप समझ के चलिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे कि कार्बन अपना कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।